हमें अपने आप को इस कदर बढ़ाना है, हमें अपने आप को इस कदर बढ़ाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। टर्निक बोला था, है ना, कि यूरोप जो है तुर्की का मरीज है, क्योंकि मरीज क्या होता है, मरीज के मतलब कमजोर होता है, उसे चला उला सही से नहीं होगा, इन्ने चलेगा तो गिर सकता है कहीं भी, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए मेटरनी कहा था तुर्की को यूरोप का मरीज, क्योंकि तुर्की का शक्ति कम होने रहा था, कमजोर हो गया था तुर्की। नेपोलियन बोनापार्ट 1789 की फ्रांसीसी क्रांति किए थे, लेकिन बीच में आ गया मेटरनी, काम कर दिया सारा चौपट, सारा काम को तहस नहस कर दिया। सरकार के यहाँ नौकरी कर रहा है और सरकार के खिलाफ ही बोलेगा, एकदम सामने सामने खुल्लम खुल्ला आके उसको नौकरी से नहीं हटा देगा। इसका हौसला बढ़ गया, कहा कि अरे आ गया, अब हम अकेला नहीं है, दो देश हम मिलकर है, ठीक है, खूब यूनानियों को धोएंगे मारेंगे। देख लिए क्या किया, धो दिया ही। 1822 में 20,000 यूनानी को मौत के घाट उतार दिया। बताइए, इस्लाम के रक्षा के नाम पर 20,000 यूनानी को मौत के घाट उतार दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। हमें अपने आप को इस कदर बढ़ाना है, हमें अपने आप को इस कदर बढ़ाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए आप सबको कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी कुछ सीखते हैं, अपने से छोटे भाइयों को, आस पड़ोस को और दोस्त को अवश्य बताइएगा, है ना। उनको बताइएगा तो क्या होगा, वो तो सीखेंगे ही, साथ ही आपको बताने से नॉलेज बढ़ेगा, है ना। इस प्रकार वह दिन दूर नहीं, भारत विश्व गुरु बनेगा। इसीलिए हमारे साथ कहिए, भारत माता की जय। चलिए कमेंट में जय हिंद लिखिए। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम होने के क्या कारण थे, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम होने में क्या क्या संघर्ष करनी पड़ी यूनान की जनता को, और यूनान में स्वतंत्रता संग्राम होने के बाद क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में समझेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, है ना। स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या क्या कारण थे, स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण थे, इसके बारे में एक नजर देख लेते हैं, है ना। कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था यूनान। कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, है ना, ये सभी व्यक्तियों का प्रभाव पूरा यूरोप पर था। यूनान में, है ना, यूनान ऐसा राष्ट्र था जहां पर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। बहुत से सांस्कृतिक मतलब रहन सहन, कल्चर, वेशभूषा, है ना, पूरा यूनान में भरा हुआ था। सांस्कृतिक रूप से यूनान क्या था, समृद्ध था। वहां पर यूनान में वैज्ञानिक थे, है ना, वैज्ञानिक हुआ करते हैं, कलात्मक, दार्शनिक हुआ करते हैं, लेखक हुआ करते थे, है ना, विज्ञान में चिकित्सक हुआ करते थे यूनान में। और ये सभी लोगों का प्रभाव पूरा यूरोप पर था, है ना। एक अकेला यूनान में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुआ करते थे जिनका प्रभाव पूरा यूरोप पर था, पूरा यूरोप पर इनका प्रभाव था, है ना। यहाँ पे देखते हैं 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत यूनान आ जाता है ना। 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत, ऑटोमन साम्राज्य बोले तो तुर्की, है ना, तुर्की के अंदर में यूनान आ जाता है, यानी कि तुर्की के कब्जा में क्या आता है, यूनान आ जाता है। फिर यूनान धीरे धीरे गुलाम होने लगता है। 18वीं शताब्दी में तुर्की, है ना, तुर्की को यूरोप का मरीज कहने जाने लगा, यानी कि 18वीं शताब्दी में तुर्की को यूरोप का मरीज कहे जाने लगा। क्यों कहे जाने लगा 18वीं शताब्दी में तुर्की को यूरोप का मरीज? क्योंकि तुर्की का जो शासक था धीरे धीरे कमजोर हो गया था, है कि नहीं है, और वह मतलब अब उसका जो है ना प्रभाव खत्म हो गया यूनान पर से धीरे धीरे। इसीलिए मेटरनिक बोला था, है ना, कि यूरोप जो है तुर्की का मरीज है। क्योंकि मरीज क्या होता है, मरीज के मतलब कमजोर होता है, उसे चला उला सही से नहीं होगा, इन्ने चलेगा तो गिर सकता है कहीं भी, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए मेटरनिक कहा था तुर्की को यूरोप का मरीज, क्योंकि तुर्की का शक्ति कम हो रहा था, कमजोर हो गया था तुर्की, है ना। याद रखेंगे, कहेगा तुर्की का यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। तुर्की को यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था, है ना, 18वीं शताब्दी के आसपास में। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, है ना, राष्ट्रवादी भावना और धर्म। देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों को याद होगा, पिछले क्लास में पढ़ाए थे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, है ना, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। बहुत ही अच्छे से नेपोलियन बोनापार्ट 1789 की फ्रांसीसी क्रांति किए थे, लेकिन बीच में आ गया मेटरनी, काम कर दिया सारा चौपट, सारा काम को तहस नहस कर दिया। लेकिन मेटरनिक आकर और नेपोलियन को हरा देता है ना,
हराने के बाद उसके साथ एक संधि करता है। बताइए कमेंट में कि कौन संधि करता है। पिछले क्लास में बताए थे कौन संधि करता है। याद रखिएगा, वियना की संधि करता है, वियना की संधि, है कि नहीं। वियना कांग्रेस में दो नियम लगाता है, वियना कांग्रेस में, है ना। तो ये क्या हुआ था यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों को तो बल मिला, है ना। यूनानियों को क्या मिला, हौसला मिला। जब मेटरनिख आया था तो यूनानियों को खूब हौसला मिला कि अब हम अपने यहाँ से भी तुर्की को उखाड़ के फेंक देंगे, है कि नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेटरनिख, है ना, नेपोलियन को हरा दिया। अब इसको सके और गुस्सा आ गया यूनानी सके, अरे मेटरनिख नेपोलियन को हरा दिया, है कि नहीं, और वो वियना की संधि कर दिया, है कि नहीं है, यूरोपीय कंसल्ट की स्थापना कर दिया। इसका जो है ना गुस्सा बढ़िया से था ही इसको, है कि नहीं, इसका बहुत ज्यादा गुस्सा था। और ऊपर से, है ना, ये अत्याचार कर रहा था, और ऊपर से ये मरीज बन गया, है कि नहीं है, इसका शक्ति कमजोर होने लगा। धीरे धीरे यूनान में राष्ट्रवादी भावना क्या हो गया, जागृत होने लगा। पूरा यूनान के जो छात्र थे या नेता थे, सबका राष्ट्रवादी भावना एकदम हाई लेवल पर था। एगो काम और बीच में कर देता है, कौन, यहाँ पर देखिए, कोरेस, कोरेस, है ना, कोरेस दार्शनिक है। कोरेस क्या है, दार्शनिक है। कोरेस दार्शनिक क्या करता है, सबके अंदर राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की भावना जागृत कर देता है। देश प्रेम क्या होता है पता है आपको, हम बताते हैं। देश के प्रति मर मिटने की भावना को देश प्रेम या राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति मर मिटने की भावना को देश प्रेम या राष्ट्रवाद कहते हैं। यही काम कर रहा था कौन, कोरेस। देखिए यहाँ पर यही काम क्रोइस कर रहा था। क्रोइस एक दार्शनिक था, है ना, और यह क्या किया, देश के प्रति मर मिटने की भावना को, राष्ट्रवादी भावना का प्रचार कर रहा था। क्या चीज के माध्यम से, लेख के माध्यम से। देख लीजिए, लेख लिख लिख के प्रचार कर रहा था। उस समय यूट्यूब चैनल थोड़ी था कि यूट्यूब चैनल पर प्रचार करेगा, रेडियो पर प्रचार करेगा, ऐसा तो टीवी पर प्रचार करेगा, ऐसा तो कुछ था नहीं उस समय। तो लेख लिख लिए, क्या चीज, लेख लिख लिख के, है ना, प्रचार करता था राष्ट्रवादी भावना का कौन, कोरेस। आगे देखते हैं, कांस्टेंटाइन, है ना, रिक्स, ये क्या था, नेता है। कांस्टेंटाइन रिक्स क्या है, नेता है, नेता है ना। और यह जो है गुप्त समाचार पत्रों के माध्यम से, है ना, राष्ट्रवाद का विकास कर रहा था। गुप्त समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास कर रहा था। और उच्च पद था प्रशासन में। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यूरोप के, है ना, यूनान के जो यूनान में जो जिसका शासन था, ओटोमन साम्राज्य तुर्की का, उसमें उच्च पद पर था, उच्च पद पर, प्रशासन में उच्च पद पर था। कौन था उच्च पद पर, या देखिए कांस्टेंटाइन, है ना, उच्च पद पर नेता था ये, और राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहा था, है ना, चुरा चुरा के, कैसे, चोरी नुके से, कैसे, गुप्त समाचार पत्र लिख के, गुप्त समाचार पत्र लिख के। अब मान लिए कि उसमें उसके सरकार के यहाँ नौकरी कर रहा है, और सरकार के खिलाफ ही बोलेगा, एकदम सामने सामने खुल्लम खुल्ला आके उसको नौकरी से नहीं हटा देगा, है ना। तो गुप्त समाचार पत्र लिख के प्रचार कर रहा था राष्ट्रवाद का, है ना। मतलब राष्ट्रवाद का विकास तो कर ही रहा था, लेकिन गुप्त समाचार पत्र से, है ना। नेता, मतलब नेता में भी था, अपना नौकरी भी करता था, और राष्ट्रवाद भी प्रचार करता था, दोनों काम ही कर रहा था, है ना। मतलब पता चलता था इसको हटा देता। अब देखिए, ये धनी था, बहुत ही धनी व्यक्ति था, नेता था तो धनी तो होबे करेगा, नेता सब धनी रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं, गुप्त क्रांतिकारी समितियां। अब देखिए, राष्ट्रवाद का प्रचार, है ना, कोरेस भी कर रहे हैं और कांस्टेंटाइन भी कर रहे हैं, है ना। उधर से यूरोपीय कंसर्ट से भी राष्ट्रवाद का विकास हो ही रहा था, है ना, उसका भी गुस्सा इस सबके अंदर था ही। तो राष्ट्रवाद का जो है ना भावना आसमान लेवल पर था, है ना, यूनान में। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, गुप्त क्रांतिकारी समितियां जो है, गुप्त क्रांतिकारी समितियां, है ना, ये सभी राष्ट्रवाद का विकास कर रहा था। जैसे कि इटली में, है ना, इटली में गुप्त संगठन बनाकर, है ना, और इटली में गुप्त संगठन बनाया गया था राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए। वैसे ही यहां पर भी देखिए गुप्त संगठन बनाया गया था, जिसका नाम है, पढ़िए जल्दी से, क्या नाम है ना, हिटोरिया फिल्के, जिसका नाम है हिटोरिया फिल्के। ये कहां पर बनाया गया था, तो ओडेसा में बनाया गया था, ओडेसा में, है कि नहीं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, मेन इसका लक्ष्य क्या था, इसका मेन लक्ष्य था बल्कन के क्षेत्र में, है ना, बल्कन के जो क्षेत्र है उसमें तुर्की साम्राज्य के, तुर्की के जो शासन है उनका समाप्त करना, है कि नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि हिटोरिया फिल्के, हिटोरिया फिल्के जो गुप्त संगठन था उसका स्थापना कहां पर किया गया था, तो ओडेसा में। हिटोरिया फिल्के जो गुप्त संगठन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बाल्कन के क्षेत्र में, बाल्कन के क्षेत्र में शासन
को समाप्त करना। किसका शासन समाप्त करना? तो तुर्की के शासन समाप्त करना, है कि नहीं है? इसका मुख्य उद्देश्य था। और साथ ही साथ है ना, यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, हिटोरिया फिल्के, है ना, और यहां पर यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं कि यूनान स्वतंत्र कैसे हुआ, है ना। विद्रोह का आरंभ यूनान में अब विद्रोह हो रहा है। तो 1821 ईस्वी में प्रथम विद्रोह हुआ। प्रथम विद्रोह 1821 ईस्वी में हुआ, है ना। अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, याद रखेंगे, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जो 1821 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, इसका मेन नेता थे अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, है ना। कहां पर हुआ था ये? तो मोल्डेविया में विद्रोह हुआ था, है ना। मोल्डेविया में विद्रोह हुआ था। अब बहुत ही तगड़ा विद्रोह हो गया, है ना। तुर्की का जो साम्राज्य है उसको समाप्त करने के लिए मोल्डेविया में विद्रोह हो गया। अब मेटरनिक उस समय था ही, है ना। मेटरनिक उस समय जिंदा ही था। मेटरनिक कहा किसको? तो बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ मेटरनिक कह रहा है रूस के जार को, रूस के जार अलेक्जेंडर को कह रहा है कि एक काम करो, अपना सेना लेके जाओ, है ना। और तुर्की जो पहले से तो क्या है, मरीज तो है, उससे नहीं संभलेगा, जाके विद्रोह दबाओ। तो ये क्या कह रहा है? ये एलेक्जेंडर कह रहा है ना। एलेक्जेंडर, है ना, एलेक्जेंडर यूनान का समर्थक था। ये नहीं कुछ कहा, ये समर्थक था यूनान का। कह रहा भले विद्रोह करा, करने दीजिए, कुछ नहीं कहा। लेकिन मेटरनिक के प्रभाव में था, है ना। मेटरनिक के दबाने के लिए कहा था मेटरनिक, और मेटरनिक के प्रभाव में था एलेक्जेंडर, इसलिए ये कुछ कहा नहीं, लेकिन समर्थन भी नहीं दिया, है कि नहीं है। दबाया नहीं विद्रोह को, लेकिन समर्थन भी नहीं दिया। और समर्थक था, लेकिन विद्रोह को मतलब ऊपर उठाने में मदद भी नहीं किया। आगे देखते हैं, सुल्तान की सेना, फिर जाकर लास्ट में सुल्तान की सेना, यानी जो तुर्की का राजा था सुल्तान, उसका सेना इस विद्रोह के, है ना, मोल्डेविया के विद्रोह को कुचल दिया, है ना। मोल्डेविया के विद्रोह को कुचल दिया। याद रखेंगे, प्रथम विद्रोह हुआ था मोल्डेविया में, जिसका नेतृत्व कर रहा था कौन? तो अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, है ना। अलेक्जेंडर हिप्सलांटी इसका नेतृत्व कर रहा था। मेटरनिक कहा किसको? मेटरनिक कहा रूस के जार अलेक्जेंडर को कहा कि जाओ उस विद्रोह को दबा दो। लेकिन रूस के जार अलेक्जेंडर यूनान का समर्थक था, है कि नहीं है। उसका प्रभाव था, मेटरनिक का प्रभाव था इस पर, तो यह समर्थक था, तो यह दबाया नहीं, लेकिन सहायता भी नहीं किया। और ऑटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान है, तुर्की का सुल्तान, वह आसानी से इस विद्रोह को, है ना, कुचल देता है। उसके बाद दूसरा विद्रोह होता है। दूसरा विद्रोह हुआ मोरिया द्वीप पर। याद रखेंगे, दूसरा विद्रोह कहां हुआ? मोरिया द्वीप पर। दूसरा विद्रोह जो हुआ था, इस विद्रोह में बहुत सारे देश इनका सहायता किए थे। किनको सहायता किए थे? तो यूनान को सहायता किए थे। देखिए यहाँ पर एक कवि है, कवि और कलाकार, है ना। कवि और कलाकार भी सहायता कर रहे हैं। कवि और कलाकार यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा। याद रखेंगे, पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि जो यूनान है, यूनान का संस्कृति बहुत ही समृद्ध है ना। इसका संस्कृति से पूरा यूरोप चलता है, इसीलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा है। कौन कहा है? तो कवि कहा है ना। कवियों और कलाकारों सब कहते हैं कि यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आएगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो आंसर होगा यूनान को कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहते हैं। एक अंग्रेज कवि है ना, एक अंग्रेज कवि है जिसका नाम है लॉर्ड बायरन। क्या नाम है? लॉर्ड बायरन। ये स्वयं, है ना, धन से भी सहायता किए थे इस युद्ध में, और स्वयं यूनानियों के ओर से, है ना, युद्ध में भाग ले लिए। लेकिन इसी कारण इनका 1824 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है ना। उसके बाद सुल्तान को लगा क्या कि अब तो यह विद्रोह नहीं दबेगा, है ना। हम तो पहले से, हमको सब यूरोप का मरीज कहता ही है, लगता है दूसरा विद्रोह नहीं दबेगा। पहला विद्रोह में कोई सहायता नहीं किया था तो दबा दिए थे, ये वाला विद्रोह नहीं दबने वाला है। ठीक है, तो यह कह रहा है क्या? मुसलमानों को आह्वान किया, अब इस विद्रोह को धर्म से जोड़ दिया। कहा कि मुसलमान इस्लाम की रक्षा के लिए सब मुस्लिम भाइयों इकट्ठा हो जाओ, है कि नहीं है। और इसमें से एक बेवकूफ देश आ गया जिसका नाम है, देख लीजिए, कहा गया? हाँ, मिस्र। कहा गया? हाँ, मिस्र। ये है मिस्र, बेवकूफ, है ना। इस्लाम की रक्षा के लिए, है ना, ये आया था, ये इस्लाम की रक्षा के लिए। ठीक है, मिस्र देश एक आ गया, है ना, और इनका सहायता करने लगा। किसका? सुल्तान को। अब इसका हौसला बढ़ गया, कहा कि अरे आ गया, अब हम अकेला नहीं है, दो गो देश हम मिलकर है। ठीक है, खूब यूनानियों को धोएंगे, मारेंगे। देख लिए क्या किया, धो दिया। 1822 में 20,000 यूनानी को मौत के घाट उतार दिया। बताइए, इस्लाम के रक्षा के नाम पर 20,000 यूनानी को मौत के घाट उतार दिया 1822 ईस्वी में। देख लीजिए यहाँ पर 20,000 यूनानी को मौत के घाट उतार दिया 1822 में। अब यह दुर्गति देखकर ब्रिटेन वाला को और रूस वाला को रहा नहीं गया। कहा कि अरे ये तो गर्दा गर्दा उड़ा दिया यूनानी को, है ना। अब भाई इसमें लेना पड़ेगा एंट्री। ठीक है,
यहाँ देखिए, यहाँ 1826 में ब्रिटेन और रूस जो है ना इसमें शामिल होने की फैसला करते हैं, है ना, विचार करते हैं कि अब इसमें इस युद्ध में शामिल होना चाहिए। उस समय रूस का राजा बदल चुका है, रूस का राजा हो गया निकोलस, है ना, रूस का राजा निकोलस, फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम, है ना। ये तीनों व्यक्ति, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये तीनों व्यक्ति क्या हुआ, अब इस युद्ध में शामिल हो गए। अब बोला संयुक्त राष्ट्र का बैठक हुआ है, उसमें इस मुद्दा को उठाएंगे, है ना। देखिए 1827 ईस्वी में लंदन सम्मेलन में, 1827 ईस्वी में लंदन सम्मेलन में इस मुद्दा को उठाया गया और उठाने के बाद सारा राजनयिक संबंध, जो तुर्की से राजनयिक संबंध था, सारा राजनयिक संबंध तोड़ दिया और सारा राजनयिक संबंध तोड़ने के बाद युद्ध की ऐलान कर दिया। सारा सेना देखिए यहाँ पर लंदन में हो गया और इनका सेना जो है खाड़ी में, है ना, इनका सेना खाड़ी में चल गई और वहां पर युद्ध हुआ किसके किसके बीच, याद रखिएगा, लंदन, इधर से लंदन था, यूनान तो था ही, साथ ही था फ्रांस था और रूस था, रसिया, 4 गो देश थे। इसके अकेले में देखिए एगो कौन था, तो एगो तुर्की है और साथ में एक और देश है जिसका नाम है मिस्र। कथी के नाम पर आया है, तो इस्लाम के रक्षा के नाम पर ही आया है। दोनों में लगातार घमासान युद्ध होने के बाद हारना तो तय था, क्योंकि, है ना, यूरोप को तुर्की का मरीज कहा जाता है। अब मरीज जानते करते कितना पावर होगा मरीज को, एक फट मारेगा बस उन्हें उलट गया होगा, है ना, बस ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया, खत्म, यूरोप का मरीज खत्म हो गया, अब यूरोप का मरीज नहीं रहा, स्वाहा हो गया। उसके बाद ये क्या हुआ था, मिस्र भी भाग गया। अब क्या हुआ, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि करते हैं। जब हार जाता है दो देश तो उसके बाद संधि करना पड़ता है, तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। अगर पूछेगा कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था, तो बोलेंगे 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि करते हैं, है ना। इस संधि में रखा था कि वंशानुगत संधि होगा और स्वशासित होगा, है ना, मतलब वंशानुगत, वंश मतलब जो राजा बनेगा उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा होगा, और स्वशासित होगा, है ना। इसमें रूस अपना हस्तक्षेप कर रहे थे, अपना प्रभाव बना रहे थे, क्या चीज पर, यूनान पर। बीच में दो देश बैठ के देख रहा था, कौन कौन, इंग्लैंड और फ्रांस। ये कह रहा है हम देश में लड़ाई किए हैं, है ना, हम सहायता किए हैं यूनान को, जब तुम अपना प्रभाव बनाएगा तो हम भी अपना प्रभाव बनाएंगे, है ना, हम भी जब तुम अपना शासन करना चाहेगा यूनान पर तो हम भी शासन करेंगे। तो ये विरोध किया, है ना, किसके, एड्रियानोपुल की संधि को इंग्लैंड और फ्रांस विरोध कर दिया, है ना। राष्ट्रवाद सब संतुष्ट नहीं था, ये सब तो विरोध करिए रहा था, जो यूनान का राष्ट्रवाद था वे सभी तो विरोध करिए रहे थे, है ना। 1832 में कस्तूनिया की संधि होती है। अब इसके बाद वो संधि खत्म हो गया, नहीं हुआ, है ना, उस संधि के बाद नहीं माना उस संधि, तो 1800, है ना, 32 ईस्वी में, 1832 में कस्तूनिया की संधि होती है और कस्तूनिया की संधि के बाद एक स्वतंत्र यूनान की स्थापना होती है। और जब स्वतंत्र यूनान की स्थापना हो जाती है ना, तो वहां का एक राजा बनाया जाता है ना, क्या है, बावेरिया, बावेरिया का राजकुमार है, बावेरिया का राजकुमार ऑटो को वहां का शासक बनाया जाता है। एक स्वतंत्र राज्य, देश का स्वतंत्र शासक बावेरिया के राजकुमार को बनाया जाता है। और उसके बाद जब ये सारे काम हो जाते हैं तो 1830 में, ना, 1830 में बल्कन के क्षेत्र में ईसाई राज्यों में राष्ट्रवादी भावना, है ना, का विकास होता है। यानी कि यूनान में तो राष्ट्रवादी भावना का विकास होकर यूनान तो स्वतंत्र हो ही गया, लेकिन इसका प्रभाव भविष्य में भी पड़ता है। और बल्कन के क्षेत्र में जो ईसाई राज्य थे वो सभी क्या थे, है ना, गुलाम थे, तो वहां भी राष्ट्रवाद का भावना का विकास धीरे धीरे होने लगता है। इस प्रकार से यूनान पूरा स्वतंत्र हो जाता है ना। यही है स्वतंत्रता संग्राम यूनान का, है ना। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम आपको बताए हैं, जिसमें एड्रियानोपुल की संधि आपको याद रखना है ना, कस्तूनिया की संधि आपको याद रखना है, यूरोप का मरीज तुर्की कहा जाता है ना, उसके बाद यूरोपीय सभ्यता का पालना, है ना, किसे कहा जाता है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, है ना। और इसी तरह से पूरे इतिहास, क्लास 10th के पूरे इतिहास का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद।